जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लेके आए हैं मैकेनिक्स के PYQ जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। आने वाले समय में भी कुछ इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चन के माध्यम से हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले तो आपको ये पकड़ना, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ABC। ठीक है, वेर AB बराबर BC। यदि कि सर कोई रूट है, ये कोई रूट है, ये A पॉइंट है, यहाँ पे आपने B पॉइंट लिया और यहाँ पे आपने क्या लिया? C पॉइंट लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि AB इक्वल टू BC, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल A to B इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां से लेके यहां तक 10 मीटर पर सेकेंड है और B से C तक है सर 15 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली सर आपने देखा होगा एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई A to C। आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी बतानी A to C की, तो ध्यान रखेंगे फिर से, यदि AB बराबर BC है, यदि कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस, दो इक्वल डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से कवर करेगा, तो उसका जो V एवरेज होता है वो कितना होगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? ये कब लगाएंगे? जब आपके पास होगी इक्वल डिस्टेंस, जब आपके पास होगी इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के केस में। यदि सर सेम टाइम हुआ, फिर से सुनिए, यदि सर सेम टाइम है तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये कब लगाएंगे? जब आपको टाइम सेम दिया रहेगा। जैसे बोला जाएगा फर्स्ट हाफ में इतनी स्पीड से चला, नेक्स्ट हाफ में इतनी स्पीड से चला, तो यहां पे डिस्टेंस इक्वल है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 कितना है सर? v1 आपका हो जाएगा 10, v2 कितना है? 15 अपॉन में 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, राइट? तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब आप वहां करने बैठोगे तो आपको बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए ये पकड़ना आपको, यदि किसी पार्टिकल का ग्राफ, यदि किसी पार्टिकल का ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, डिस्टेंस यानी कि वाई एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। आपसे बोला गया है, बताओ इस केस में वो पार्टिकल क्या कर सकता है? एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है, या डी एक्सेलरेटेड मोशन कर सकता है, या यूनिफॉर्म नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है, या जीरो वेलोसिटी मोशन हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम भले बढ़ रहा है, टाइम भले बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो इनिशियल पोजिशन थी वही थ्रू आउट लास्ट तक है, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस हर समय क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो कहीं पे रुका हुआ है, तो यानी कि वो ऑप्शन हो सकता है जीरो वेलोसिटी मोशन हो सकता है। क्लियर है? जब जीरो वेलोसिटी होगी तभी तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आएगा। नेक्स्ट, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी लिखा हुआ है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, टू बॉडी A एंड B मूविंग विद इक्वल वेलोसिटी, यानी कि सर VA इक्वल टू VB। कोई दिक्कत? अब कहा कि द मास ऑफ अ B इज डबल दैट द मास ऑफ A। अब आपको उनका रिलेशन बताना है मोमेंटम के फॉर्म में, क्योंकि मोमेंटम पूछा है। तो यदि सर A बॉडी का मास ma है तो B बॉडी का मास कितना हो जाएगा? लिखा है दी मास ऑफ B इज डबल दैट मास ऑफ A, तो B का मास कितना होगा? 2ma हो जाएगा। क्लियर? अगर मोमेंटम निकालना है तो क्या लिखेंगे? ma इंटू VA, और B बॉडी का कितना होगा? 2ma इंटू VB, और ये VA VB बराबर है, तो जस्ट इसका क्या है? ये डबल है, इसका ये वाला चीज क्या है? डबल है, यानी कि मोमेंटम B बॉडी का क्या होगा? डबल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि सर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मोमेंटम ऑफ B विल बी डबल दैट ऑफ दी A, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा? नेक्स्ट भी 2016 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, A ball is thrown vertically upward from the ground with a speed of 25.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि यदि सर आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो होता है u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट होता है सर अगेन u बाई जी, और जो हाइट कवर करेगा वो होगा सर 2u बाई जी। क्लियर है सर?
फिर से सुने, कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है तो ऊपर जाने तक यानी कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम ये लगेगा, ऊपर से नीचे आने में भी यही लगेगा यदि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। और जो कितनी हाइट कवर करेगा उसका फॉर्मूला होगा 2u/g। सॉरी ये थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पे 2u/g नहीं होगा, u² होगा सर, ठीक है, u² होगा हाइट का फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे ये होगा u²/2g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u/g। क्लियर है सर, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे आपको u दे रखा है 25.2। अब आप अगर अप्रॉक्स g का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ऑप्शन में ऐसा केवल सी ही ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वहां एग्जैक्ट निकालने नहीं बैठना, आपको बस ये देखना कि हाँ किसके नियर अबाउट आएगी, वही ऑप्शन आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, किस किस के बीच का रिलेशन पूछा है, फ्रीक्वेंसी एफ एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो सर ध्यान रखेंगे ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, ध्यान रखेंगे ओमेगा इक्वल टू 2πf, या कभी कभी हम ओमेगा को लिख सकते हैं 2π और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। तो ध्यान रखेंगे ओमेगा के दो फॉर्मूले हुए 2π/t, ये तब है जब आपको टाइम पीरियड दिया रहेगा, और 2πf कब लगाएंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत करके निकल जाना है। नेक्स्ट 2018 पूछा गया क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इस समय ध्यान रखेंगे आपको नॉट पूछा है यानी कि जो सही नहीं है। तो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डेफिनेटली उसके डायरेक्शन ना तो चेंज हो रहा होगा ना ही उसका मैग्नीट्यूड, तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, ये सही नहीं है। हमको वो चूज करना जो गलत है उसी को टिक करेंगे। इट्स स्पीड चेंज विद टाइम, बिल्कुल उसकी स्पीड क्या करेगी, चेंज कर सकती है। इट्स एक्सेलरेशन इज 0, बिल्कुल सही है। इट्स स्पीड चेंज विद टाइम, यदि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी है तो स्पीड को भी क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट, और डायरेक्शन को भी क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो यही आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। यदि किसी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। आपको नॉट करेक्ट चूज करना, तो यही आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया एक बॉल रिलीज होता है यहां से और वो इस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करता है, और ये कहा गया कि ये 4 सेकंड में 100 सेंटीमीटर कवर कर लेता है। अब आपको बहुत अच्छी चीज पूछी है, थीटा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, थीटा पूछा गया। अब आप जानते हैं, देखें ये स्लांट में अगर सर ये नीचे आता तो इस पे एक्सेलरेशन कितना लगता है, जी, यानी कि इस पे एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जी, ध्यान से सुने, इस पे एक्सेलरेशन नीचे कहां लग रहा है, जी, तो इस तरफ क्या लगेगा, जी कॉस थीटा, तो इस तरफ क्या लगेगा, जी साइन थीटा। ध्यान रखेंगे थोड़ी बहुत वेक्टर की जानकारी अगर आपको है तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। देखो ये इस तरफ लग रहा है जी साइन थीटा, एक्स ग्रुप के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का जी साइन थीटा है, और हम ये भी जानते हैं कि ये वेरी नहीं करेगा क्योंकि थीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो गया। तो अगर हम दूसरी क्वेश्चन लगाएं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट 100 सेंटीमीटर, इट मींस 100 मीटर, तो एस की वैल्यू कितने, 1 मीटर, हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है, तो आप यहां से देखेंगे जो a इक्वल टू आएगा वो कितना आएगा, 1/8। जरा ध्यान से सुने, a इक्वल टू आया 1/8, जिसको हम किसके बराबर रखेंगे, जी साइन थीटा के बराबर, यानी कि a किसके बराबर रखेंगे, जी साइन थीटा के बराबर रखेंगे। तो 1/8, जी का वैल्यू आप ले लीजिए 10 साइन थीटा, तो आप देखेंगे यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू आई बच्चा वो आई 1/18। दिस मीन्स थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/80। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ना था कि इस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 1/80, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, अ फोर्स अप्लाइड, फोर्स की बात की जा रही है, अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड, मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो हम जानते हैं सर फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम ही चेंज हो रहा है, फाइनल मोमेंटम हो गया 40, इनिशियल कितना था 10, आपको टाइम लगा सर 3 सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स
इट मीन्स कितना आएगा 10। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सीजीएस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सीजीएस। तो यहाँ पे यूनिट किसकी आएगी, सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 10 डाइन कौन सा आंसर है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट, अ पैसेंजर इन मूविंग अ ट्रेन, कोई पैसेंजर है जो एक ट्रेन चल रही है उसमें बैठा हुआ, उसने एक कॉइन को टॉस किया तो और सिक्का उसके पीछे गिर गया, बिहाइंड हिम गिरा। तो आपको यह जज करना है कि ट्रेन का मोशन कैसा हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि ट्रेन का मोशन कैसा होगा। आपने सिक्का टॉस किया सर, तो जो वेलोसिटी आपको थी, जो ट्रेन की थी, वो आपको भी मिली, लेकिन सिक्का आपके कांटेक्ट से अलग हो गया। तो इसका मतलब ट्रेन आगे चलेगी, इसलिए सिक्का कहाँ है, पीछे। तो यानी कि ट्रेन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड, इसलिए आगे चली गई। अगर ट्रेन का यूनिफॉर्म मोशन होता तो आपके हाथ में आ जाना चाहिए था। यदि ट्रेन का रिटार्डेशन मोशन होता तो सिक्का आपके फॉरवर्ड गिरेगा, और यदि ट्रेन का एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपके बिहाइंड गिरेगा। तो ध्यान रखेंगे, यदि बिहाइंड लिखा है तो ट्रेन का होगा एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, अ बॉडी हैज अ, 2016 का ही क्वेश्चन है, अ बॉडी हैज अ फ्री फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम डिस्टेंस 5 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी है, इस की हाइट है, इस टावर की हाइट है 20 मीटर, कोई फॉल हुआ तो जब ये 5 मीटर यहां पे आ गया, कोई बॉडी 5 मीटर यहां पे आ गई, तो बताओ कौन सी एनर्जी कौन सी एनर्जी कितनी लूज हुई, ये बताना। तो लॉस 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। सर हम जानते हैं टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज कंजर्व रहेगी, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। लॉस 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये सही हो सकता है सर। देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। ठीक है, मास सपोज उसका m है, g ले लीजिए, हाइट कितनी थी पहले टोटल 20, तो ये हो जाएगा 20 mg। अब जब इतना आ गया तो उसके पास कितनी हाइट बची, केवल 15 मीटर। तो आप देख सकते हैं आप उसके पास कितनी होगी, 15 mg। अब आप देख लीजिए उसने इतनी एनर्जी लॉस कर दी ना 1/4, क्योंकि 20 क्या है, 5 का 1/4 होगा, 5 20 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसलिए सर यहां से जब वो आएगा तो अपनी 1/4 एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लूज कर चुका होगा। ध्यान रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, नेक्स्ट क्या लिखा, अ बॉल बैलेंस ऑन अ वर्टिकल रॉड। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बताया गया है कि एक बॉल है जो वर्टिकल रॉड पे बैलेंस की गई। सपोज करो कोई वर्टिकल रॉड है इस तरीके से और कोई बॉल यहाँ पे रखी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है यदि ये बैलेंस है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। सर ध्यान से देखें हम, यदि सर ये रॉड इस तरीके से वर्टिकली स्टेबल है, अगर आप इस बॉल को थोड़ा सा पुश करेंगे ना तो बॉल नीचे की तरफ आएगा। यानी कि सर ये बॉल यहाँ पे स्टेबल नहीं है। ये जो इस टाइप का इक्विलिब्रियम कहलाएगा कि यदि बॉल अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कहीं और जाना चाहती है तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम कहलाता है वो कहलाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब जैसे एक बाउल है, इसमें एक बॉल ले लीजिए, इसको आप इस तरह से धक्का मारेंगे तो बॉल यहीं पे आना चाहती है इनिशियल पोजीशन पे, तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बॉल इनिशियल पोजीशन पे नहीं आना चाहती, कहीं और जाना चाहती है, हल्का सा अगर आप पुश करेंगे तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है सर। नेक्स्ट, अ डाइन इन सीजीएस सिस्टम इक्वल टू, आपसे पूछा गया एक डाइन की बात की गई है सीजीएस सिस्टम में, दे रखा है आपको बताना किससे रिलेट होगा। तो हम जानते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां से कि जो 1 डाइन होगा वो होगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो 10 टू द पावर -5 न्यूटन का मतलब है एमए, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक डाइन के बराबर हो जाएगा सर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 10 टू द पावर -5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा गया है, क्या पता अब ना पूछ ले। नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स सर जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, वो फोर्स कहलाती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जितना ज्यादा आप चलोगे उतना ज्यादा आपके पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, आपके पैरों पे फ्रिक्शन, आपकी गाड़ियों के टायर पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो सर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बाकी ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बाकी ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, आप पूछा इंपल्स, तो आपके जैसे इंपल्स पूछा आपके पास इंपल्स की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। परसों भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, कोई बहुत बड़ा फोर्स यदि किसी बॉडी पे बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है तो उस केस में वो जनरेट करेगा इंपल्स।
तो लिखा ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द चेंज इन। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, यही होता है इंपल्स। और हम एक और चीज भी जानते हैं, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर यहां से हम डेल्टा टी ले जाएंगे तो किसके बराबर है, एफ इंटू डेल्टा टी, ये आए सर चेंज इन मोमेंटम के बराबर। और यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो इंपल्स के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, जो चेंज इन मोमेंटम है वो इंपल्स के बराबर होगा। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कांस्टेंट है तो इंपल्स बताइए, तो इंपल्स क्या हो जाएगा, 0। तो सर ध्यान रखेंगे, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, देखे, A man 70 kg coming down in the lift. The cable of the lift breaks suddenly. The weight of the man would become. यदि सर किसी लिफ्ट का केबल अचानक से टूट जाता है, जैसे यहाँ देखेंगे आप, ये कोई लिफ्ट है, ये किसी केबल से कनेक्टेड थी, अचानक से यदि केबल टूट गया, अचानक से यदि केबल टूट गया तो बताइए उसको अपना वेट कैसा महसूस होगा सर। अब केबल टूट गया तो लिफ्ट के बाद जो एक्सेलरेशन आएगा वो अर्थ के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। क्लियर है सर? नॉर्मल कहाँ लगेगा सर, उसका ऊपर, उसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, mg माइनस नॉर्मल बराबर mg, क्योंकि लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन क्या है, g। तो यहाँ से नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि सर जब भी किसी लिफ्ट का केबल ब्रेक हो जाएगा तो उसके अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अपना वेट महसूस ही नहीं होगा। तो 100 नंबर की डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, उसको अपना वेट महसूस नहीं होगा, तो सर उसको फील होगा अपना 0 वेट। ठीक है, तो ये थे सर आज के 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। आने वाले समय में हम एक नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, कौन से का, हीट एंड टेम्परेचर, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, इन सभी से रिलेटेड हम पीवाईक्यू भी बात करेंगे और इनके प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।